जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 12वीं चैप्टर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक प्रकार के निबंध है। और आज इस वीडियो में आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक चैप्टर 4 जिसका संपूर्ण हिंदी अर्थ प्लस प्रश्न उत्तर नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अब चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब चलिए हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव से पहले मेरे दोस्त ये सब समझ लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे, और पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है वो कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है ज़्यादा। क्या लिखा है सबसे पहले, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक प्रकार के क्या है, निबंध है। इसके पिता का नाम क्या है, रवि सिंह है। किसके, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है, रवि सिंह। माता का नाम क्या है, मनरूप देवी। पत्नी का नाम क्या है, श्यामवती देवी। जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। और मृत्यु कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 को मृत्यु हो गया था। इसमें से आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। जन्म स्थान कहाँ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में है। बिहार के सिमरिया जिला बेगूसराय गांव में हुआ था। और ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रमुख कविता या रचनाएं थी, जो कि रेणुका थी, कुरुक्षेत्र थी, रेशमी रथी थी, उर्वशी थी, हारे कुहारी नाम थी, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, मिट्टी की ओर। ये सब में से आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर आने का चांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट्स चाहिए, जैसे हिंदी का और इंग्लिश का पूरा चाहिए, या कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम दामों में आपको मिल जाएंगे। एक तरह से लीजिएगा तो सिर्फ पीडीएफ का दाम ले आया था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए। और आपको क्या करना है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, 30 है। और लास्ट में आपको बताना है कि 30 में आपका कितना सही हुआ है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 30 में कम से कम 28 प्लस करेंगे, क्योंकि आपने संपूर्ण हिंदी अर्थ देखा है, उसके बाद आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इस प्रकार से देखता है तो उसका बोर्ड एग्जाम में 95% कोई भी नहीं रोक सकता है। अब चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक नंबर में दिया है कि किस रचनाकार की पंक्तियाँ है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, और नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। इसका किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो हमारे है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी होगा। और ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, ताकि आपको बहुत ही कम टाइम लगे। सबसे पहले समझिए क्या बोले हैं, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है जिसे हम सूंघ सकते हैं, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। माला को देखे हैं कि किस प्रकार किसी माली के हाथ पे झूलता रहता है, उसी प्रकार पुरुष के हाथ में स्त्री झूलती रहती है। ऐसा संभव नहीं है, अगर स्त्री चाहे तो परिवर्तन कर सकता है अपने शरीर को। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। अब चलिए आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है, और 2 नंबर में क्या कर रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। ज्ञानपीठ है मतलब रामधारी सिंह दिनकर को किस लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये जो उर्वशी जो देख रहे हैं इसीलिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उर्वशी में बहुत अच्छा कुछ शब्द लिखे होंगे, इसके कारण इसे दिया गया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई, तो ये कौन से, कुरुक्षेत्र है। युद्ध और शांति पर लिखी गई कौन सी काव्य कृति है, तो ये हमारा जो है कुरुक्षेत्र है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ये होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। ये जो अर्धनारीश्वर है एक प्रकार क्या है, आपको हम पहले बताए हुए थे कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार की निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है या कविता है, ये आपको बताना है, या नाटक है। तो ये पहले ही बताए हुए थे कि ये क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। बिल्कुल ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चले यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है।
मतलब अर्धनारीश्वर जो है उसे किसने लिखा था, ये बताइए। तो ये जो हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। चलिए अब आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है, और आपको हम पहले बताए हुए थे कि डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि किसी भी राइटर का याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो कि अगर आप कहिएगा तो इसके हम ट्रिक भी लेके आएंगे कभी, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पता चल गया रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु जो हुआ था 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो है इनके जन्म जो हुआ तो सबसे पहले बिहार में हुआ था। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बांग्ला में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा। तो जब ये बिहार की बात किया जाए तो ये बिहार के थे, सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न आप देखने को मिल रही है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मतलब ऐसा कौन सा कविता या गद्य कविता है जिस पे क्या हुआ था, उसको बहुत ही अच्छा पुरस्कार मिला हुआ था। तो अर्धनारीश्वर पर उसे नहीं मिला हुआ था, शुद्ध कविता की खोज पे नहीं मिला था, दिनकर की डायरी पे भी नहीं लिखा था। बिल्कुल एक ऐसा ही कविता है जिसका नाम है संस्कृत के 4 अध्याय, उस पे उसे मिला हुआ था। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को। आगे चलिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। दिनकर को इसमें से कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए दिनकर किस युग के थे, तो ये छायावाद दत्तरो युग के थे, जो कि हम आपको लास्ट में थोड़ा सा जब संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ाए हुए थे तो उस टाइम आपको बताया हुआ था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपने याद किया होगा तो आपने सी बिल्कुल ही 100% लगाया होगा। आगे चलिए आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है। कामनी तो अपने साथ ... शांति लाती है, खाली जगह को भरे। मतलब कि कह रही है ये जो कामनी है अपने साथ क्या लाई है, यामिनी की शांति लाई है, यामिनी की शांति। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा। चलिए जिस पुरुष में नारीत्व नहीं तो क्या है, अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है। इसका अर्थ समझिए, जिस पुरुष में, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है उसे खाना नहीं बनाने आता है तो यह क्या है, अपूर्ण है। जिसमें स्त्री का थोड़ा सा भी गुण नहीं है तो यह क्या है, अपूर्ण है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। आगे चलिए 14 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछा जाएगा, तो इस प्रकार आपको उत्तर देना है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी है। क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है, जिसका अर्थ होता है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी होता है। इस प्रकार अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने बना दिया क्या। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसका उत्तर आप खुद भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले जो पहले की जो जमाना था उस टाइम क्या होता था, स्त्री और पुरुष दोनों कार्य करते थे। लेकिन अभी का जो जमाना चल रहा है उसमें सिर्फ पुरुष कार्य करते हैं। तो पुरुष जो हो गया पेड़ हो गया, ठीक है। और ये जो पेड़ है, पेड़ के पीछे क्या होता है, छाया होता है। क्या होते हैं, छाया होते हैं। तो ये स्त्री को क्या बना दिए, छाया बना दिए है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। इसमें लता बिल्कुल ही नहीं होगी। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने लता पढ़ाया हुआ था सब्जेक्टिव में, तो ये तो किसी पर अति करती से है बात, लेकिन ये बात किया जाएगा छाया का। क्योंकि देखिए पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, मतलब वृक्ष बन गया, और पुरुष के अंदर में काम करती है कौन, नारी। तो उसे वृक्ष को छाया ही बन गया ना, समझ रहे। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बिहार से संबंधित कौन से रचनाकार है, बिहार से संबंधित कौन से रचनाकार है, ये फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होंगे। चलिए बहुत अच्छा, बिहार से जो संबंधित है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा। चलिए ये बताइए, पराधीनता के कारण नारियां अपने अस्तित्व के अधिकारियों के नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है। मतलब पहले जो नारी थी वह सबके हाथ बढ़ा के चलती थी, लेकिन अभी जो नारी है अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रही है। तो यह किसके द्वारा कहा गया, तो अर्धनारीश्वर के द्वारा कहा गया था।
तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रेशमी रथी उन्हीं के द्वारा रचा गया है, जो कि अभी जस्ट आपको पहले बताए हुए थे। गंधारी कौन थी? गंधारी जो थी वह दुर्योधन की माँ थी, और ये दुर्योधन है ना, ये गंधारी जो है उसे युद्ध जाते समय उसे कुछ सलाह वलाह भी देती है, जो कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री पता होगा क्या होता है। हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया होगा तो किसी स्टूडेंट लिया होगा तो उसको पता होगा, जो साइंस या कॉमर्स लिया होगा उसे पता नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब चलिए प्रेमचंद्र क्या थे, ये प्रश्न 20 नंबर का आपका उत्तर देना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गई है? तो ये जो है शुद्ध कविता की खोज इसके द्वारा लिखा गया, और संस्कृत के 4 अध्याय उन्हीं के द्वारा लिखा था, कि दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? प्रेमचंद्र की रचना जो आपका है पूस की रात है, जो कि आप 11th में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पूस की रात जो है आपके किसके? प्रेमचंद की रचना है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो ये जो आपका है शिव और पार्वती का, विष्णु और लक्ष्मी का, राधा कृष्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये जो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। चलिए, अब देखिए आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम इसके थे रवि सिंह थे, और माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। यहाँ पर देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर के माता के बारे में पूछा रहा है, तो मनरूप देवी थे। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी थी। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे? ये जो बीए जो किए थे वह किस विश्वविद्यालय से किए थे? मुजफ्फरपुर, पटना, गया, आगरा। ये बताइएगा फटाफट, इसमें हम आपको बता दिए, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर बीए किस विद्यालय से किए थे? बीए जो आपका है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बीए जो किए थे इतिहास से किए हुए थे, जो कि पटना कॉलेज से किए हुए थे। चलिए, अब यहाँ पर बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर ने सबसे पहले कौन सी कृति प्रकाशित की थी? तो सबसे पहले जो प्रणभंग किए थे, जो कि आपको बताए हुए थे कि 21 साल की एज में वो प्रणभंग प्रकाशित किए हुए थे, और वो आपको पता है कब बताए थे? तब फुल एक्सप्लेनेशन में बताए हुए थे, संपूर्ण हिंदी अर्थ समझाए थे उस टाइम, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुए थे? तो बेगूसराय या दरभंगा या मोतिहारी या शिवहर। तो इसका राइट आंसर बेगूसराय होगा। और आपको 30 में कितना सही हुआ ये आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक बात और बताएंगे कि अगर आपके भाई बहन दोस्त क्लास 10th में है तो RDX सेल्फ स्टडी के बारे में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय।